जितने पेपर हमने सॉल्व किए, जितने क्लासेस हुए हैं हमारे, तो 14 और 15 ज्वाइन, 2 क्लासेस ज्वाइन हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम या तो हमारे पेपर में आ चुकी हैं या तो फिर हमने डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं। वही सवाल जो है बहुत सारे इस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का ये कि जितने लेक्चर्स हमारे होते जाएंगे, आप अपनी नॉलेज को असेस करें कि वो किस तरीके से बिल्डअप होती जा रही है। तो वो नॉलेज बढ़ती जाएगी। ना सिर्फ एमसीक्यूज जो हैं वो हम पढ़ रहे हैं, मगर उनके साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं जो हम स्टडी करते हैं रोजाना बेस पे। शीशु शीशु। काइंडली आप सब जब क्लास ज्वाइन करें तो उसके बाद अपना माइक जो है वो म्यूट पे लगा दिया करें, जैसे डिस्टरबेंस पैदा ना हो और हमें कहने की भी बार बार जरूरत ना पड़े कि माइक जो है वो आप म्यूट पे लगा दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब हम देखिए, फर्स्ट ही क्वेश्चन है जो हम दोबारा 2-3 बार इसको रिपीट कर चुके हैं, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम पढ़ के आए हैं और भी इसके हवाले से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2012 का, ग्लाइकोमा इज डिजीज विच मोस्टली अकर ड्यू टू। ग्लाइकोमा डिजीज है जो एक तो आई डिजीज है, ये तो हमने। दूसरा इसके जब इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ओक्यूलर प्रेशर कौन सा होता है? आंख का प्रेशर, आंख के अंदर जो विट्रस ह्यूमर से वो जो फ्लूइड है वो जो है बढ़ता जाएगा, और जैसे वो बढ़ता जाएगा तो डैमेज करेगा ऑप्टिक नर्व को। ऑप्टिक नर्व हमारी कौन सी नर्व है? जो हमारी विजन को ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें अक्स जो है वो नजर आता है। तो एक तो चीज हमने ऑप्टिक नर्व की पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना था हम पढ़ के आए थे कि इसको और मायर कैसे करते हैं। इस पे क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस है जो यूज करते हैं इंट्राओक्यूलर प्रेशर को। एक तो ये। दूसरा ये हमने पढ़ा था कि इंट्राओक्यूलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए जब बढ़ जाए तो हम कौन सी डायूरेटिक यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है जो हम यूज करते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए, और नॉर्मल वैल्यू कितनी है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर की। तो ये हम सारी चीजें पढ़ के आए थे कि 11 to 21 तक जो है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल है। टोनोमीटर जो है वो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होता है। ग्लाइकोमा में डैमेज होती है ऑप्टिक नर्व, वो क्यों होती है कि इंक्रीज होता हो जाता है इंट्राओक्यूलर प्रेशर। उसके अलावा ओस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग, जैसे मेनिटॉल वेरी कॉमन है उसमें, ओस्मोटिक डायूरेटिक में, तो वो यूज होती हैं इनमें, इनको प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम डिस्कस करके आए हैं, रिफ्यूजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूज जो है, हॉस्पिटल वेस्ट जो है डिस्पोज करने का बेस्ट तरीका, डंपिंग और सारी जो है मेथड भी हम डिस्कस करके आए हैं। तो इंसिनरेशन मेथड, विच टाइप ऑफ वर्म, वर्म को भी हम पढ़ के आए हैं, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, राउंड वर्म, टेप वर्म। तो इस पे आपको मैं एक बात ऐड करता जाऊं। आपने कभी नोट किया है कि दुनिया के अंदर पूरे जितना भी सिलेबस बना हुआ है और जितने भी स्टडीज होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक दिन जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है। क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपने जो 6 डेज तक पढ़ा, आपको एक दिन दिया जाता है। ये आपके लिए रेस्ट के लिए नहीं होता कि आप उस दिन पढ़ें ही ना, आप उस दिन जो है आराम करें बस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दुनिया में जो एक दिन की छुट्टी होती है वो इसलिए होती है कि जो 6 डेज जो है या 5 डेज में जो कुछ आपने पढ़ा वो पढ़ के समझ के आए हैं, अब एक दिन आप उसको रिपीट करें। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता जाऊंगा जो चीजें हमने पढ़ी हैं और वो किस डिफरेंट तरीके से पढ़ी है और अब क्वेश्चन में कैसे आ रही है। तो छुट्टी के दिन का मतलब ये होता है कि छुट्टी का दिन जो है वो छुट्टी है आपकी इंस्टीट्यूशन की, मगर स्टडी की छुट्टी नहीं है।
आप उसमें सारा जो कुछ भी पढ़ा है उसको एक दिन जो है रिपीट जरूर करें, हफ्ते में 5 दिन का काम एक दिन में रिपीट जरूर करें। अगर आप रिपीट नहीं करते तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो राउंड वर्म, जो टेप वर्म, टेप वर्म वो वर्म होते हैं जो हमारे जो है जब वोमिटिंग होती है और स्टूल होता है उसमें वो विजुलाइज्ड होते हैं, आप नेक्ट आई से देख सकते हैं। तो स्टूल में भी वर्म वो घूमते हुए नजर आते हैं। और अगर बच्चे को वर्म की वजह से, वर्म मैनिफेस्टेशन की वजह से वोमिटिंग होती है तो वो वोमिटिंग में भी विजुलाइज हो जाते हैं। Which of one of following is to be base cause of death in children? इसको भी हम डिस्कस करके आए कि रोटा वायरस, रोटा वायरस में क्या था कि वो फीवर नहीं हो रहा था, सिर्फ जो है बच्चों में डायरिया हो रहे थे, और डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज टू बी काज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन? चिल्ड्रन में इसके बीच देखें, इसके बीच स्किन की डिजीज है, इससे किसी की डेथ नहीं होती। कॉमन कोल्ड से आप ज्यादातर डेथ नहीं सुना आपने। वर्म मैनिफेस्टेशन में आपकी एचपी लेवल डिक्रीज हो रही थी, हम पढ़ के आए कि एचपी लेवल, और वो कौन से हैं जो विजुलाइज होते हैं? सॉइल मीडिएट वर्म हम डिस्कस करके आए थे, वो कौन से? तो उनमें कॉमन कोल्ड की वजह से नमूनिया इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, मगर इसकी डेथ नहीं हो सकती। तो आप थोड़ा अगर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि जवाब तो अल्टीमेटली गेस्ट्रोएंटराइटिस। गेस्ट्रोएंटराइटिस में कौन सा कॉमन है? सबसे ज्यादा जो काज ऑफ डेथ है चिल्ड्रन में, और ज्यादातर वो है रोटा वायरस। और रोटा वैक्सीन भी हम डिस्कस करके आए थे कि उसके 4 डोज थे वैक्सीन के जो लगाने हैं, और लास्ट डोज है जो है मैक्सिमम लेवल पे आप जाएं तो 8 मंथ से बिफोर जो है लगवाना है। तो ये चीजें हम डिस्कस करके आए। अल्मा आटा डिक्लेरेशन, कम्युनिटी जब डिप्लोमा होता था तो उसकी कम्युनिटी की बुक का जो है आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर होता था, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, जिसका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल। अब हेल्थ फॉर ऑल ये एक कॉन्फ्रेंस थी। अलमाटा जो था वो कजाकिस्तान का कैपिटल था उस वक्त, और एक बड़ी सिटी है, अब कैपिटल चेंज हो गया है। तो उसमें एक कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि 2000 तक, 1978 में ये कॉन्फ्रेंस 6 डेज की कॉन्फ्रेंस थी, 6 to 12 सितंबर, प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर। प्राइमरी हेल्थ केयर कौन सी होती है? जो हमारी बीएचयू जीटी इस पे तालका लेवल पे, या तालका से भी प्राइमरी, तालका लेवल की जो है हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा है वो सेकेंडरी में आता है। और टर्चरी वो जिसमें टीचिंग हॉस्पिटल्स भी हों। टीचिंग हॉस्पिटल कौन सी होती है? जहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज हो। ठीक है। तो उसमें ये कॉन्फ्रेंस थी प्राइमरी हेल्थ केयर के, वे आम लोगों तक, गांव देहात तक, हर बंदे का जो है हेल्थ जो है वो राइट है। तो इसका स्लोगन था हेल्थ फॉर ऑल, अगर इस पे इस तरीके से क्वेश्चन आए। दूसरा ये कब हुई? 6 to 12 सितंबर 1978 में। और ये गोल अचीव कब करना है? 2000 तक। दुनिया के जो भी लोग हैं 2000 तक उनको हेल्थ फॉर ऑल, सबको जो है हेल्थ सबका हक है, और वो प्रोवाइड करनी है। स्टेट को, जो रियासत है, जो मुल्क है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो प्रमोट करवानी है, और हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करना रियासत का काम है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों के लिए, वो देहात से हो, शहर से हो। तो उसमें, और ये अलामाटा, अगर क्वेश्चन आए कि ये कहाँ पे है तो कजाकिस्तान में है। कजाकिस्तान का जो 1991 तक ये कैपिटल था। देन 1997 से फिर ये चेंज हो गया आस्ताना। अब जो करंट कैपिटल है कजाकिस्तान का वो है आस्ताना। 1991 से यूएसएसआर, ये जो रशिया का ब्लॉक था ये उसका हिस्सा थे। देन फिर ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं हो गए। तो इस पे अगर किस तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व। अगर आए कि कौन से कॉन्टिनेंट में है तो ये जो है एशिया में है कजाकिस्तान।
अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि इस पे कितने मेंबर कंट्रीज थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, तो 134 कंट्रीज थी और 67 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एनजीओ थी, इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इदारे हैं, उन्होंने 67 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड 134 कंट्रीज ने इसमें हिस्सा लिया। थोड़ा सा इसका आपको अगर ओवरव्यू याद होगा तो होपफुली आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा इसके ऊपर। रोमा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेव्स डिजीज। हम इस पे थायराइड पे डिस्कस करके आए थे। ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज थी और हमारे हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, ये हम सारी माइक्सिडिमा, ये सब हम डिस्कस करके आए हैं ऑलरेडी, इन पे ज्यादा वक्त नहीं। ग्रेव डिजीज इज अ डिजीज ऑफ ग्लैंड। ग्रेव डिजीज कौन से ग्लैंड में होती है? पैराटाइड ग्लैंड में। पैराटाइड ग्लैंड हमारे कहाँ थे और उनके किस कौन सी डिजीज थी? वायरल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, जिसकी वजह से पेरोटाइटिस हो जाता है, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं मप्स के साथ। टाइफाइड, थायराइड, सॉरी थायराइड में फिर हमारा हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव डिजीज होती है। हाइपरथायराइडिज्म को हम नहीं चढ़ रही क्योंकि मैं दोनों बार बार बहुत से इसमें, और ये जो है हाइपरथायराइडिज्म में इंक्लूड डिफ्यूज टॉक्सिक ग्वाइटर भी इसे कहते हैं। अगर वो मल्टी न्यूडुलर ग्वाइटर हो तो उसे कहते हैं पिलुमर डिजीज, और एडिनोमा भी होता है उसमें। तो ग्रेव डिजीज में ऑप्थाल्मोपैथी, आंखों पे जो है उसके इफेक्ट हो जाते हैं, डबल विजन होती है, लाइट इन सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हाइपरथायराइडिज्म में जो है हीट इन सेंसिटिविटी होती है, इंटॉलरेंस होती है, हीट इंटॉलरेंस होती है, डायरिया होती है, वेट लॉस होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ के हैं। कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म में अगर डिजीज आती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ग्रेव डिजीज हेशिमोटो, हम मैं पढ़ा के आया हूँ कि हमारे क्वेश्चन में इसका थायराइड का था, तो हमने उस पर सारी डिटेल पढ़ी थी। अगर वो होता तो फिर हम क्या करते? अगर यहाँ पे कंडीशन होती कि हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, बोथ नन ऑफ दीज, तो आप क्या करते? ग्रेव डिजीज के लिए हाइपरथायराइडिज्म करते, और हेशिमोटो होता तो आप क्या करते? हाइपोथायराइडिज्म को सिलेक्ट करते। तो ये कंडीशन है कॉम्प्लिकेशन। हाइपरथायराइडिज्म के बाद अगर कॉम्प्लिकेशन की तरफ केस जा रहा है तो उसमें ग्रेव डिजीज। अगर हाइपोथायराइडिज्म के बाद कॉम्प्लिकेशन में केस जा रहा है तो ये है हेशिमोटो डिजीज। ये दो कॉमन जो है इसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, व्हेन डिजीज स्प्रेड बाय द फ्लाई एंड एनिमल एज अ व्हीकल इज। अब ये हम पढ़ के आए थे कि वेक्टर क्या होता है, कैरियर क्या होता है, ये दोनों में बहुत डिटेल से आप लोगों को समझा के आया कि वेक्टर वो होता है जो डिजीज, फ्लाई हो, कोई भी हो, वेहिकल हो, कोई भी चीज हो जिस पे पैथोजन अटैच हो और वो ट्रांसपोर्ट हो एक जगह से दूसरी जगह, मगर जिस चीज पे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो है वेक्टर। वेक्टर को वो इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास मलेरिया के केसेस बहुत हो रहे हैं, और मलेरिया का वेक्टर कौन है? एनाफिलीज। एनाफिलीज क्या है? मॉस्किटो। क्या आपने कभी सुना है कि मॉस्किटो को मलेरिया हुआ हो? नहीं होता। इसी तरीके से फुमाइटीज हो, बुक्स हो, क्लॉथ हो, कोई भी ऐसी चीज हो जिससे इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड हो रहा हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, वो होंगे व्हीकल, वेक्टर्स। देन कैरियर कौन से होंगे? जिनके अंदर पैथोजन हो और वो उनमें साइन सिम्टम ना हो, डिजीज का ना करे, मगर पॉजिटिव हो, और मगर वो जिसमें पैथोजन है मौजूद, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप HIV का कॉमन एग्जाम्पल ले लें। एक बंदा है, वो उसको HIV पॉजिटिव है, मगर उसको एड्स नहीं है, कोई भी साइन सिम्टम नहीं है, वो हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, वो दूसरों लोगों में ट्रांसमिट तो कर सकता है, उसका ब्लड, उसकी बॉडी सीक्रेशन जो है वो दूसरे लोगों में ट्रांसमिट तो कर सकते हैं, मगर उसमें खुद में कोई सिम्टम नहीं है।
जो बंदा ज्यादा टाइम पॉजिटिव रहे एचआईवी, देन द लेटर इन लाइफ उसमें एड्स डेवलप हो जाएगी, उसमें बीमारी के असरात और सिम्टम जाहिर हो जाएंगे। तो वो हुआ कैरियर। और जिसमें डिजीज खुद ना हो सके वो क्या होगा, वेक्टर। एपिडेमिक, स्पोरोडिक, ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि पांडेमिक, पान ग्रीक वर्ड है, पान एंडेमिक, पान मीन्स ऑल, एंडेमिक डेमिक, डेमिक कहते हैं डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, लोग जो है पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में हो जाए या दुनिया के बड़े हिस्से में कोई डिजीज फैल जाए तो उसे कहेंगे पांडेमिक, पांड मीन्स ऑल पॉपुलेशन, ग्रीक वर्ड है। इसी तरीके से एंडेमिक, एंडेमिक किसी डिजीज का आउटब्रेक हो, रिपीड आउटब्रेक हो मगर लिमिटेड रीजन में हो तो उसे कहेंगे एंडेमिक। देन हमारे पास है स्पोरोडिक, ये हम पढ़ते हैं किसमें, एपिडेमोलॉजी सब्जेक्ट है अब तो, जेनरिक में, पोस्ट आर एन में, एमएसएन में एपिडेमोलॉजी एक जबरदस्त रिसर्च का सब्जेक्ट है। बायो स्टेटिस्टिक्स के बाद जो है समझो ये भी एक बायो स्टेटिस्टिक्स है, एपिडेमोलॉजी। तो स्पोरोडिक डिजीज वो होती है जिनका इन्फेक्शन हो और वो अकर ओनली इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट ना हो, इरेगुलर हो, कहीं कहीं पे हो मगर वो हजार्डियसली हो, उनका जो स्प्रेड हो वो बहुत ओकेशनल और नुकसानकार हो मगर टाइम टू टाइम उनका जो है स्प्रेड होता रहे। पैथोजेनेसिटी और वायरोलेंस में मैं बता के आया हूं कि पैथोजेनेसिटी क्या है, क्वालिटी और स्टेट बीइंग पैथोजेनिक, एबिलिटी होती है उसकी पैथोजन की, पोटेंशियल होता है उसका वो डिजीज प्रोड्यूस करे। और वायरोलेंस का मतलब होता है पावर ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो किस डिग्री पे पैथोजेनेसिटी करा रहा है, सिवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, उसको क्या कहेंगे, वायरोलेंस। वायरोलेंस एंड पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और वो डिजीज काजिंग एबिलिटी उसकी, पोटेंशियल। मगर वो जो पावर है जिस पावर से वो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी आप उसे कहें तो उसे कहेंगे वायरोलेंस। स्पोरोडिक, वायरोलेंस, पैथोजेनेसिटी, एंडेमिक, एपिडेमिक, वेक्टर, कैरियर, ये 7-8 चीजें जो हैं जहन में रख ले। देन क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन आया था मगर उसमें क्या था, ऑप्शन चेंज थे। सेम 2015 का जो हम पेपर कर रहे थे उस पे भी सेम तरीके का क्वेश्चन आया था। उसमें था लेबर की साइन सिम्टम ऑफ लेबर, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ लेबर। सिम्टम जो थी, सॉरी साइन, सिम्टम नहीं, साइन जो थी लेबर की, तो वो कौन सी नहीं थी, डिले, बेबी जो है बर्थ, बेबी बर्थ होना वो खुद लेबर है, डिलीवरी है, वो उसकी निशानी नहीं है। तो डायलेशन, शो, जिसमें शो को हम क्या कह रहे थे कि जेली लाइक जो है सिक्रेशंस डिस्चार्ज होती हैं, तो वो इसकी साइन थी। डायलेशन ऑफ सर्वेक्स, पेन, लेबर पेन, वो साइन है। मगर बच्चा पैदा होना जो है वो साइन नहीं है, वो तो डिलीवरी है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट वन, कौन सी है जो प्रेगनेंसी की साइन, क्विकनिंग, बच्चे की मूवमेंट जो होती है पेट के अंदर, मदर वोम्ब के अंदर। हम पढ़ के आए कि कॉन्स्टिपेशन होती है प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके लिए रिलीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको अगर रिकॉल करेंगे तो फाइबर डाइट, फ्रूट एंड वेजिटेबल देंगे उसको, मदर को, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, क्योंकि फाइबर डाइट जो है उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, वो रिलीव होती है उससे। ये भी हम पढ़ के आए थे, क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी की एक साइन ये भी है, कॉन्स्टिपेशन, क्विकनिंग, ब्लैडर इरिटेशन, बार बार यूरिन आना, ये भी साइन है इसकी, क्योंकि ब्लैडर पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है।
जब बच्चा अंदर वॉर्म में बढ़ता जाएगा, देन प्रेशर पड़ेगा किस पे, स्टमक पे भी, ब्लैडर पे भी। जो कैपेसिटी है यूरिन को रिटेन करने की, वो जो है कम हो जाएगी। और जो स्टमक की कैपेसिटी है, भूख तो ज्यादा लगेगी, मगर मदर जब फूड लेती है, उसके बाद उसको, ज्यादातर वुमेन्स को वोमिटिंग होती है खाना खाने के बाद। तो जो क्विकनिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लैडर इरिटेशन है, ये तो सिम्टम है। अमेनोरिया जो है वो नहीं है। अमेनोरिया कब होता है? जब जो है मेनोपाज हो जाए, या अमेनोरिया तब भी है कुछ मेडिकल कंडीशन में, जैसे पीसीओज है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, उसमें अमेनोरिया होता है, डिस्मेनोरिया भी होता है, वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, फिर उसके हार्मोनल डिफरेंट उसके कंडीशन से। तो अमेनोरिया, अ का मतलब क्या हम पढ़ के आए थे? एब्सेंस। एब्सेंस कितनी, मींस बिल्कुल अमाउंट जो है वो कम हो, ठीक है, जो 4 ml तक, नॉट मोर देन 4 ml blood pass during menstrual cycle, that is called amenorrhea. Meno means menses, ria means fellow, a means absent। ये आप थोड़ा उसमें जाएंगे, उन लेक्चर्स को रिपीट करेंगे, आपको बहुत हेल्प करेंगे वो लेक्चर, जो हमने उस पे पढ़े थे, प्रीफिक्स, सफिक्स एंड रूट्स पे। क्विकनिंग कब स्टार्ट होती है मदर में? मदर फील करती है कि उसके वॉर्म में, उसके यूट्राइस में बच्चे की जो है वो मूवमेंट हो रही है, उसको फील होती है, उसकी पल्स फील होती है। 16 to 20 वीक्स इन प्रेगनेंसी के बाद मदर को ये फील होना शुरू होता है। ऑलमोस्ट 20 वीक के बाद के उसके वॉर्म में बच्चा है वो फील होता है, उसकी मूवमेंट भी उसे फील होती है। ये उसका बच्चे का और माँ का बहुत क्लोज रिलेशन है। तो वो उसको फील होती है कब? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्विकनिंग इज द साइन of pregnancy which start from the after the 20 weeks, 16 to 20 weeks later on. Poliomyelitis. Poliomyelitis is caused by, पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? एक तो पोलियोमाइलाइटिस इज अ वायरल डिजीज, नंबर एक। नंबर दो जो है, मैं उस दिन इस पे भी हमने डिस्कस किया था कि 95% पोलियो के केसेस असिम्टोमेटिक होते हैं। 95% पोलियो के केसेस असिम्टोमेटिक होते हैं, पोलियो होता भी है मगर कोई निशानी जाहिर नहीं होती, और वो कैरियर होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं जो जो असिम्टोमेटिक होते हैं वो कैरियर होते हैं, उनमें कोई निशानी, कोई सिम्टम, डिजीज्ड नहीं होते। बाकी 5% में से 1% ऐसे बच्चे हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं। ये उस दिन मैंने क्वेश्चन रखा भी था कि दुनिया में और भी बहुत सारी खतरनाक डिजीज हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस, नमूनिया, और उनकी वजह से हमारा सिर्फ फोकस पोलियो पे ही क्यों है? जबकि 95% पोलियो तो खतरनाक भी नहीं, वो तो उन बच्चों में होता है, उनमें सिम्टम भी जाहिर नहीं होते। ओनली 1% बच्चे जो है वो पैरालाइज्ड होते हैं। बाकी बच्चे जो होते हैं जिनको सिम्टम होता है, उनको वोमिटिंग होता है, फीवर और हेडेक और ये कंडीशंस होती हैं, उनकी पैरालाइजेशन होती भी नहीं। जस्ट 1% ऑफ अफेक्टीज, 100 बच्चों को पोलियो पॉजिटिव आए, उनमें से 95% को पॉजिटिव तो आएगा, कोई सिम्टम नहीं होगा, हेल्दी घूमते फिरते रहेंगे, मगर उसमें यह है कि वो स्प्रेड कर सकेंगे दूसरों में। और 1% बच्चों को सिर्फ होता है पैरालाइजेशन। और पैरालाइजेशन मोस्ट कॉमन, ये इस पे क्वेश्चन आ चुका था कि पोलियो में पैरालाइजेशन मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है? लोअर एक्सट्रीमिटीज में, वो भी एक ही साइड में होगी ऑलमोस्ट। दोनों में बहुत रेयर केस में दोनों टांगे जो है इन्वॉल्व होती है, वो बहुत रेयर केस है। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीको ओरल रूट, फीसिस से, फिर किसी तरीके से बच्चे के खाने, हाथ ना धोने, किसी भी तरीके से उसके माउथ में फिर इंजेक्शन हो जाए, तो फीको ओरल रूट की वजह से होता है। और कौन सी है जो वायरस की? रिकेट्सिया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर,
रिकेट्सिया एक वायरस है। एपिडेमिक है ये भी। टाइफस, म्यूराइन टाइफस, ये सारे काजेटिव एजेंट्स हैं जो काज करते हैं रिकेट्सिया। एक होता है रिकेट्स, एक है रिकेट्सिया। फंगस, हम पढ़ के आए थे कि जो हमारे डिजीज काजिंग एजेंट है उनमें कौन कौन से हैं। फंगस है, फंजाई, फंगल इन्फेक्शन, जिसमें रिंगवर्म वेरी कॉमन है। उसके बाद प्रोटोजोआन, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये अलग अलग एंटिटी हैं, अलग अलग जानदारों के ग्रुप हैं। तो ये एक अलग एंटिटी है जो डिजीज काज करते हैं। पोलियो को मालाइटिस क्यों कहते हैं भला? ये कभी आपके जहन में आया है? पोलियो मालाइटिस, पोलियो तो चलो वायरस का नाम है, माइलाइटिस क्यों कहते हैं? अगर किसी के जहन में हो इसका जवाब तो चैट में जरूर बताएं। सिंगल क्लास हमारी 10 मिनट में खत्म होगी, और आप 5 मिनट के वेट पे दोबारा ज्वाइन करना। हम आज 2 क्लास करेंगे और थोड़ा कवर करें हम अपना सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 10, कोप्लिक स्पॉट्स आर साइन ऑफ मीजल को हम डिस्कस करके आए, बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि मीजल क्यों होता है, कौन सा वायरस है जो काज कर रहा है। मीजल के अर्ली मीजल के हम उस पे एसओपीज पे आए कि कौन सी है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन कर रहे थे मीजल से। कांटेक्ट से ज्यादा जो है वो हो रही थी। कंटाजियस डिजीज है, मतलब कम्युनिकेबल, एक से दूसरे में फिर जो ज्यादा क्लोज आएंगे वो उससे, उसकी ब्रीथ से, कफ से, स्नीजिंग से कॉम्प्लिकेशन में डेथ भी हो जाती है। विटामिन ए क्यों देते हैं हम मीजल में, हम ये भी पढ़ के आए कि क्योंकि कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों का इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। सिम्टम्स में कोप्लिक स्पॉट, व्हाट आर द कोप्लिक स्पॉट्स? कोप्लिक स्पॉट माउथ के अंदर, जैसे हम डिप्थेरिया में देख के आए कि माउथ के अंदर ग्रे किस्म की एक वेब बन जाती है, जिसे फॉल्स वेब कहते हैं डिप्थेरिया में, वो उसकी सिम्टम है। वेब माउथ के अंदर, ऐसे लगेगा एक पर्दा बन गया है माउथ के अंदर। आप चीक की तरफ देखेंगे तो उसमें बच्चे का मुंह खुलवा के, डिप्थेरिया में कार्नी बैक्टीरियम काज कर रहा था डिप्थेरिया। मीजल, कोप्लिक स्पॉट माउथ में के अंदर व्हाइट पेचेस बन जाएंगे, गोल दायरा बनेगा जैसे रिंगवर्म का होता है, मगर ये व्हाइटिश होगा। माउथ के अंदर, पूरे माउथ के अंदर व्हाइट पेचेस, बॉडी पे पेस्ट्यूल नहीं होगे, पस नहीं होगी, मगर रेड बैकग्राउंड होगा बॉडी में। रैशेस टाइप होंगे मगर रेड होंगे, पस्ट्यूल नहीं होंगे। आई इन्फ्लाम्ड हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस, जिसकी वजह से हम देते हैं विटामिन ए। रनी नोज, ड्राई कफ, फीवर, सोर थ्रोट, इन्फ्लाम्ड आईज, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। टिनी वाइट स्पॉट्स एंड बिल्यूइश white center on red background from inside the mouth and inner lining of cheek are known as coplic spots. चिकन पॉक्स और इसमें क्या फर्क होता है? चिकन पॉक्स और मीजल में, मीजल में रेड बैकग्राउंड या रेड जो है बॉडी पे स्पॉट तो होते हैं, मगर वो एक तो उभरे हुए नहीं होते, दूसरा वो पस्टूल नहीं होते, उसमें पस नहीं होती मीजल में। मगर चिकन पॉक्स के जो होते हैं मैक्यूल होते हैं, रेड उभरे हुए दाने होंगे, और वो फिर क्या होंगे, वाइटिश हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे, और वो फट जाएंगे। ब्लिस्टर जिसे कहें आप, वेजिकल्स कहें, वेजिकल का मतलब होता है कोई उभरी हुई दाने और वो फटे, उसमें से पानी निकले, रप्चर हो जाए, और वो फिर स्केयर
करंट बन जाए, वहां पे स्केयर बन जाए फटने के बाद। मगर मीजल में फ्लैट होते हैं, उभरे हुए नहीं आते। आप हाथ घुमाएंगे तो आपको चुभेंगे नहीं, लगेंगे नहीं कि कोई उभरे हुए स्पॉट्स हैं, रेज्ड नहीं होंगे। और रेड होते हैं, वो पस्ट्यूल नहीं होते, उसमें पस नहीं होती। मेनिंजाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिजीज। व्हाट इज मेनिजीज? मेनिजीज इज द मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इंसुलिन is based administered by intramuscular, intravenous, subcutaneous, intradermal। सबक्यूटेनस क्यों देते हैं हम इंसुलिन? वैसे हम इंसुलिन आईवी भी दे सकते हैं, और इन केस हम देते भी हैं पेशेंट को। जब पेशेंट का शुगर हाई हो, कंट्रोल ना हो, तो हम उसे नॉर्मल सलाइन में देते हैं। नॉर्मल सलाइन क्या करता है कि रिसेप्टर बाइंड करता है, और जो एक्सेसिव शुगर होती है, एक तो वो उसको लेकर जाता है फिल्ट्रेशन की तरफ, और दूसरा वो जो इंसुलिन हम उसमें देते हैं, तो वो इंसुलिन जो है क्या करती है, बांड बांड करके उनको लेकर जाती है और उन्हें स्टोर करवाती है सेलुलर लेवल पे। सबक्यूटेनस इसलिए देते हैं कि रूटीन में अगर हम दे आईवी देंगे तो सडनली शुगर जो है वो स्टोर हो जाएगा और हमारे ब्लड में नहीं बचेगा। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो बंदा जो है वो वीक पड़ेगा, और सर चकराएगा, और भी उसकी सिम्टम्स जो है होंगी। तो उसे कहते हैं, एक होता है इंसुलिन कोमा, एक होता है डायबिटिक कोमा, फिर कीटो एसिडोसिस। कीटो एसिडोसिस भी ऐसे पेशेंट में होते हैं जिनका शुगर कंट्रोल नहीं होता, और एक्सेसिवली वो जो है हाई रहे, मतलब हमारा ग्लूकोमीटर है उसमें में ही ना आए, 600 से ज्यादा हो रेंज है उसकी, और वो उसमें शुगर आ नहीं रहा, परसिस्टेंट से रह रहा है। होता क्या है कि बॉडी क्या करती है कि जब हम शुगर इनटेक फिर उन पेशेंट का बंद कर देंगे, तो बॉडी करेगी शुगर नहीं है कहाँ से लाऊं, शुगर के बिना तो एनर्जी करेंसी है, वो हमारा फ्यूल है, उसके बगैर तो बॉडी चल नहीं सकती। फिर बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू करेगी, स्टोर्ड शुगर भी नहीं होगा, तो वो जो नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट्स हैं वहां से ग्लूकोज बनाना शुरू करेगी। जब नॉन कार्बोहाइड्रेटिक प्रोडक्ट से शुगर बनाएगी तो क्या होगा, उसकी जो प्रोटीन की जो लास्ट प्रोडक्ट्स बनेगी वो बनेगी कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज को तो हम चेक करते हैं यूरिन के स्टिक के थ्रू। मगर एक और साइन होती है, वो ये होती है कि पेशेंट जब ब्रीथ करेगा तो कोस्मल ब्रीथिंग होगी, रैपिड ब्रीथिंग विद फाउल स्मेलिंग। ऑल्फेक्शन के थ्रू, सूंघने के थ्रू हम समझ जाएंगे कि ये डायबिटिक पेशेंट है, और इसमें फाउल स्मेलिंग और कोस्मल ब्रीथिंग है, तो इट मींस जो है इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, अ पेशेंट इज इन सुपाइन पोजिशन व्हेन ही लाइंग ऑन। सुपाइन का मतलब है सीधा, आप अपनी बैक पे लेट जाएं, सीधे लेटे हो, बैक आपके नीचे है और सर और बाकी जो चेस्ट है वो ऊपर है, इट मीन्स ये सुपाइन है। प्रोन का मतलब होता है उल्टा लेटा हुआ पेशेंट हो, एब्डामिन की साइड प्रोन, एब्डामिन नीचे हो और बैक जो हो वो ऊपर हो, तो वो हो गया प्रोन पोजिशन। बैक पोजिशन पे जो है वो सुपाइन पोजिशन। राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल मीन्स राइट साइड पे लेटा हुआ, और लेफ्ट लेटरल मीन्स लेफ्ट साइड पे लेटरल पोजीशन। फिर आप उसको डिवाइड करें राइट में और लेफ्ट में। पोजीशन पे हमारा एक और क्वेश्चन आ चुका था कि डिलीवरी के दौरान फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कौन सी पोजीशन, तो फर्स्ट में तो हम लिथोटॉमी नहीं देते, फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन होती है। क्योंकि फर्स्ट में क्या होता है, पेन होते हैं, लेबर पेन होते हैं, और डायलेशन ऑफ सर्वेक्स होती है, शो होती है, तो ये सिर्फ साइन होती है उसकी। उसमें डिलीवरी जब स्टार्ट होती है देन हम उसकी पोजीशन चेंज करते हैं, और वो होती है लिथोटमी पोजीशन। वो तो पेल्विक की एग्जामिनेशन और इसमें भी यूज होती है। टेंडरल बर्ग भी हम यूज करके आए थे कि सर का हिस्सा
या पाँव का ऐसा नीचे हो, बाकी वाला ऐसा ऊपर हो। मैं उसमें पिक्चर में भी दिखा के आया था। बीसीजी वैक्सीन पे हम बहुत डिस्कस करके आए कि इंट्राडार्मल है, 0.05 है, ट्यूबरक्लोसिस से बचाती है। कालमेट ग्यूराइन जो है, बेसिलस कालमेट ग्यूराइन ने इसको डिस्कवर किया था। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 13 साल लगे इनको इस बनाने में। 1908 से शुरू हुए, 1921 में इन्होंने ये वैक्सीन बना दी ट्यूबरक्लोस से। और फर्स्ट टाइम जब बच्चा बर्थ होता है तो उसको लगती है उस टाइम। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा किस क्लास अभी खत्म होगा एक, और हम दूसरा क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। आप कहीं भी नहीं जाना, आपने ज्वाइन करना है। और बहुत सारी चीजें हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर करते चलें।